जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, द फैक्टर्स ब्रिंगिंग चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। तो भारत की जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस वजह से आ रहा है। मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा आप लोग भी तैयार करके आइएगा। कैन यू सजेस्ट सम पॉइंट्स, सम फैक्टर्स? शिक्षा, बहुत बढ़िया। शिक्षा में थोड़ा एलेबोरेट कीजिए, शिक्षा में क्यों हो रहा है, शिक्षा की वजह से? सर जैसे धीरे धीरे ब्रिटिश आए तो उससे पहले यहाँ का शिक्षा पिछड़ा हुआ था। ब्रिटिश के आने के बाद धीरे धीरे शिक्षा बढ़ा तो लोगों को जागरूकता हुई, विधवा पुनर्विवाह ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बनी, बहुविवाह प्रथा बन गई है। एक्चुअली बहुत अच्छे से अगर उसको समझेंगे तो शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हुई नहीं थी, हमारे गुरुकुल परंपरा थी और शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत थी। वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर जोर किया गया, लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम जो हम पे इम्पोज किया गया, कमोबेश आज भी हम उसी का पालन कर रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था का जो स्वरूप था, तो ये कहना था कि शिक्षा व्यवस्था का जो स्वरूप था वो अलग किस्म का था। इसलिए इसको मैंने लिखा पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। हमारे यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुल परंपरा थी, कुछ जाति विशेष के लिए वो व्यवस्था थी। आपने अगर महाभारत पढ़ा हो देखा होगा उसमें कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया था, लेकिन शिक्षा के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया गया था। वो रहता तो था उसी गुरुकुल में, लेकिन आचार्य द्रोण का कहना ये था कि मैं यहाँ पे नियुक्त किया गया हूँ केवल राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए। तो आचार्य द्रोणाचार्य राजपुत्र जो कौरव और पांडव थे उनको शिक्षा देते थे, उनसे जो अलग थे उनको बाकी गुरु लोग शिक्षा देते थे। तो कर्ण की शिक्षा दीक्षा तो उसी आश्रम में थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो पाश्चात्य शिक्षा का स्वरूप है उसमें हम क्लास में बैठते हैं, हम डे बोर्डिंग की जैसे क्लासेस होती हैं, हम अपने डे स्कॉलर्स हम आते हैं, दिन में कक्षा में प्रवेश करते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं होता है। किसी भी आप ऐसी औपचारिक जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है वहाँ पे जाति के आधार पर ऊपर बैठाना है, नीचे बैठाना है, छुआछूत का पालन करना है, वैसी कोई बात नहीं है। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला एक प्रमुख कारक होता है पाश्चात्य शिक्षा और साथ में जो सभ्यता। तो सभ्यता का स्वरूप जो बदलता गया, हम कहते हैं कि हम थोड़े सभ्य होते गए, ये आधुनिक अर्थों में, तो इससे हमारे जाति व्यवस्था में परिवर्तन है। अब अभी भी देखिए कि हमारा जो संविधान भी है वो क्या बोलता है कि जाति, जन्म, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसमें भी कहीं से भी ये वाली बात नहीं आती। तो ये जो पाश्चात्य शिक्षा का स्वरूप है उसकी वजह से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। जहाँ जहाँ पे स्कूल खुले वहाँ पे जाति व्यवस्था कमजोर पड़ती है। तो इट इज द वेस्टर्न एजुकेशन एंड सिविलाइजेशन। दूसरा है और बताइए, वेस्टर्नाइजेशन, यस, ऑब्वियसली पश्चिमीकरण, इट इज वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है वेस्टर्नाइजेशन? नाउअडेज एक्चुअली जो पूरे देश होते हैं, आप कभी ये नक्शा है ग्लोब को आप देखते हैं तो ईस्ट के देश, ये पूर्व के देश और ये पश्चिम के देश कहे जाते हैं मोटे तौर पे। तो अमेरिका है, यूरोप है, ये पश्चिम के देश कहे जाते हैं। पूर्व के देश में भारत बहुत बड़ा सेक्टर रहा है। भारत है, चीन है, बहुत तरह के जो और कंट्रीज आते हैं उसके लिए थोड़ा सा अलग स्टेटस था। इधर पे जो सिंगापुर है, इधर पे इंडोनेशिया है, इधर पे एक्चुअल में ये भारतीय उपमहाद्वीप ही है। तो भारत में आध्यात्मिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था और पश्चिमी जो था उसको बोलते हैं वो भौतिकतावादी था, मटेरियलिज्म था वहाँ पे। तो जहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच था वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा अपना समय किस बात पे दिया, वहाँ पे उन्होंने सिविलाइजेशन पे बात की, उन्होंने अपने रहन सहन पे बात की, उन्होंने जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको फोकस किया, वहाँ पे उद्योग धंधों को उन्होंने बढ़ाया। तो उनकी सोच जो थी वो
आध्यात्मिक सोच से इतर थी, भौतिकतावादी थी, और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और हम पश्चिमी मूल्यों का, पश्चिमी जो विचार थे उसका हम उसकी तरफ आकृष्ट हुए, हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड द स्टाइल्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, इट इज नोन एज द वेस्टर्नाइजेशन। तो इसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन, तो वेस्टर्न के कंट्रीज में कहीं भी कास्ट सिस्टम नहीं था, देयर वाज नो कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिम के किसी भी देश में जातीय व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। इस वजह से हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था पश्चिमीकरण से कमजोर पड़ती है। ठीक है, अच्छा पॉइंट बता रहे हैं आप लोग, और बताइए। समय समय चीज परिवर्तित होती देखो, है। समय को अगर लेंगे, समय अकेले आप अपने नहीं होता, हम आधुनिक समय की बात कर ही रहे हैं कि हमने तो परिवर्तन को बताया है कि परिवर्तन का मतलब क्या है, यानी जो चेंज है, परिवर्तन का मतलब है T2 - T1, जो पहले जो समय में था और अभी के जो समय में है उसका अंतर कोई, तो हमने परिवर्तन होगा। अपने आप में ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, आपको थोड़ा सा और फैक्ट करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज, एक्चुअली इंटरकास्ट मैरिज का हमको कारण बताना है। इंटरकास्ट मैरिज तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन ही हो गया ना, तो आप बिल्कुल जाति व्यवस्था में थोड़ा आप इंटरकास्ट मैरिज किया और जाति में परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली जाति व्यवस्था में परिवर्तन आई, इस वजह से हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जाति विवाह होने लगे। दूसरे कारण क्या है? औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है और इससे कास्ट सिस्टम बहुत कमजोर हुआ। कैसे हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, तो उद्योग धंधे में जब आप गए, आप गांव से निकल के आप अपनी परंपरागत कृषि व्यवस्था को छोड़ के, आपके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, आप उसको छोड़ के और आप उद्योग धंधे जहाँ पे विकसित हुए, उद्योग धंधे जहाँ पे विकसित हुए वो कहाँ पे विकसित होते हैं? जहाँ पे रॉ मटेरियल है, जहाँ पे उसके रिसोर्सेज हैं। हमने एनटीपीसी में प्रोजेक्ट लगाया है अपना पावर प्लांट का, क्योंकि वहाँ पे पानी है तो थर्मल पावर हमारे लिए जनरेट हो गया। पानी अगर ऊंचाई से गिर रहा है, वैसे ही अगर लोकेशन है तो वहाँ पर हमने हाइड्रो पावर प्लांट लगाए। कहीं पे कोयला ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर हमने दूसरे प्लांट्स लगाए। तो अभी क्या होता है कि उद्योग हमको वहाँ लगाना पड़ता है जहाँ पे उसके रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। तो जहाँ पे उद्योग आपने लगाए, जहाँ पे इंडस्ट्री आपने बनाई, तो इंडस्ट्री में जो लोग काम करने गए वो लोग कैसे थे? अपने गाँव को छोड़ के उस जगह पे गए। तो उद्योग धंधे जहाँ पर हैं, आप अगर एक मिल के मालिक हैं तो आपको जिन लोगों को हायर करना है, आपको उनके कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है, आप उनकी एफिशिएंसी देखेंगे। तो जहाँ पे आपने व्यक्तिगत योग्यता को और गुणों को महत्व देना शुरू किया, यू आर कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी एंड द एबिलिटीज ऑफ द पर्सन, देन वहाँ पे कास्ट सिस्टम को जरूरत पड़ा। और जहाँ पे उद्योग धंधे विकसित हुए वहाँ पे नगर बनते चले गए, नगरीकरण हुआ वहाँ पे। तो कोई भी नगर बनता है तो वहाँ पे उसकी परिस्थिति वैसी होती है कि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आके रहने लगे, तब तो नगरीकरण होगा, तब तो अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पे उद्योग धंधे बन गए वहाँ पे व्यक्तिगत गुणों को, उनकी योग्यता को मानदंड माना गया, नॉर्म्स माना गया, और वहाँ पे जाति व्यवस्था बन गई। अब आप किस जाति से वो कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप तो एफिशिएंट हैं, ये काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है। पश्चिमीकरण से ज़्यादा मजबूत फैक्टर होता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण। ये बात क्लियर होती है? आपके पास अगर एक मिल है, आपके पास एक फैक्ट्री है, आप ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो टैलेंटेड होगा, आपकी फैक्ट्री के लिए यूजफुल हो, वो किस कास्ट से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, किस रिलीजन से हैं, ये मैटर कभी नहीं, आपको प्रोडक्शन चाहिए। तो औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा कारक था समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जाति व्यवस्था को कमजोर करने के लिए। अच्छा, फिर होता है धन का बढ़ता महत्व। धन का बढ़ता महत्व,
इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। अब जब धन का बढ़ता महत्व है कि आपकी सामाजिक परिस्थिति किस बात से नियत होती है कि आपके पास वेल्थ कितना है। आप बहुत ऊंची जाति के हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं तो लोग कब तक सम्मान देंगे आप, बजाय उसके एक ऐसा व्यक्ति है जो निचली जाति का है, उसने अपने व्यवसाय को फैलाया, उसके पास पैसे हो गए, तो समाज में उसकी सामाजिक परिस्थिति बेहतर मानी जाती है। तो इज कंसिडर्ड एज मोर स्टेटस गेट्स इम्प्रोवाइज्ड बेटर, या हम कहते हैं कि उसका जो वर्टिकल मोबिलिटी होती है, उदर गतिशीलता होती है, वो बेहतर होती है। तो इससे भी जाति व्यवस्था कमजोर होगी, तो क्या बोलते हैं हमारे नॉर्म्स बदल गए। जन्म के आधार पर जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति को महत्व देना, या जिसने जितना धन का अर्जन किया है, जितना वेल्थ उसने इकट्ठा किया है, उसके आधार पर महत्व देना, तो दोनों में फर्क है। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ हमारे देश में, भारतीय समाज की बात करना है तो स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम मूवमेंट जो हुए, फ्रीडम मूवमेंट में फिर लोग, अभी क्या होता है, एक कॉमन सी बात है, आप आपस में घर में आप जितने मेंबर्स हैं, किसी बात पे मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप अलग अलग हैं, लेकिन अगर घर पे कोई मुसीबत आती है, किसी सदस्य की अचानक से तबीयत खराब हो गई, किसी पड़ोस वाले ने परेशान किया, तो पूरी फैमिली एकजुट हो जाती है। आप अपने म्यूचुअल डिफरेंसेस को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यू सेट असाइड ऑल द म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड यू बी यूनाइट। तो वैसे ही हुआ कि जब हमारे देश पर, जब हमको समझ में आया कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में है, उसको छुड़ाना है, तो सारे लोग मिलके अंग्रेजों का विरोध करने में लगे, अंग्रेजों को किसी तरीके से भगाना हो, कम किया। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने पीक पे आया, उस समय लोगों ने अपने व्यक्तिगत मतभेदों को और जातीय जो अंतर थे उसको भुला दिया। तो स्वतंत्रता आंदोलन जो फ्रीडम मूवमेंट है, that has played an important role by which the caste system became कमजोर। फिर अगले फैक्टर्स पे आते हैं हम लोग। देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमारी फिर प्रायोरिटी क्या रही, देश में सुशासन हो, गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस का मूल आधार क्या था, लोकतंत्र, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वलिटी, ये समता के नियम पर ही आधारित है। तो जब हमने प्रजातंत्र की स्थापना की तो हमने समता के नियम पर आधारित है, राइट टू इक्वलिटी। हमने वहाँ पे बात की कि हम धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। आपको आपका आर्टिकल देता है, आर्टिकल 12 to 14 जो है लॉ ऑफ इक्वलिटी है वो। तो समता का अधिकार वो हमको मिलता है। तो प्रजातंत्र की स्थापना, देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास चैलेंज थे कि हम कौन सा सिस्टम को अपनाएं। तो कौन सा सिस्टम को अपनाएंगे, एक तो अमेरिकन सिस्टम था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, और एक था पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमको वहाँ पे समझ में आया कि हमने बहुत समय तक चूँकि अंग्रेजों के अधीन रहे, सो वी वर मोर फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम उस सिस्टम से ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर थे, परिचित थे। हमने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया, सबकी सहमति भी वैसी ही बनी। वैसे भी आप उसके पहले थोड़ा सा और पीछे जाइए कि जब अंग्रेजों का शासन नहीं था, जब मुगलों का शासन नहीं था, जब भारत अपने मूल स्वरूप में था, तो वास्तव में वहाँ पे लोकतंत्र ही था। हम राजा भी कोई भी डिसीजन अपने से नहीं लेता था, अपने दरबारियों के मत के आधार पर एक निर्णय लेता था। ये क्या होता है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मूल आधार होता है समता, इक्वलिटी। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमने अपने संविधान में ये प्रोविज़न रखा कि हम जाति जो भेदभाव है उसको खत्म करें। तो जाति व्यवस्था इससे भी। इसके बाद है
एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है यातायात और संचार के साधनों में उन्नति। प्रोग्रेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जब इसमें प्रोग्रेस हुआ तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम इक्वलिटी का पालन करें, हम समता के नियम का पालन करें। मैंने कहा था आपको पहले बताया था, आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, आप प्लेन में जाते हैं, अब आपके पहले उस सीट पे कौन बैठा था आपको मालूम नहीं है, बाद में कौन बैठेगा आपको मालूम नहीं है। यू कैन नॉट कीप योर ऑल द concept of sacredness that you cannot keep alive। आप पवित्रता का जो नियम है, क्योंकि चीज़ें उसी के बेस पे चलती थी, पवित्र और अपवित्र, तो पवित्रता का नियम आप वहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। जातीय व्यवस्था में ऊंच नीच का पालन आप नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेन में सीट मिलती है, बस में सीट मिलती है, जो जो पब्लिक जो कॉमन पब्लिक सिस्टम आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके लिए दैट इज बेस्ड ऑन शेयरिंग। तो जैसे जैसे यातायात के साधन हमारे बेहतर होते गए, उसके पहले हम जातीय व्यवस्था का पालन कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? रेलगाड़ी ही नहीं थी। रेलगाड़ी तो अंग्रेज जब आए तो उनकी वजह से रेलगाड़ी आई, तो उसके पहले आप बैलगाड़ियों में जाते थे, आपके पास अपने व्यक्तिगत घोड़े होते थे, आप पैदल चले जाते थे, आपकी आवश्यकताएं नहीं थी, जितने में काम हो जाता था। लेकिन जब समाज में थोड़ा और उन्नति हुई, विकास हुआ, तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो हमको यातायात के साधनों और संचार के साधनों में हमारी निर्भरता जो है वो नवीन जो प्रौद्योगिकी थी, जो टेक्नोलॉजीज थी, उसमें थी। और वहाँ पे ये संभव नहीं था कि हम अपने जातीय शुद्धता को बनाए रखें। सो बाय इंक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वी हैड टू वीकन आवर कास्ट सिस्टम। इसके बाद फिर आते हैं स्त्री शिक्षा का प्रसार। प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन। इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करते हैं, जो अब आप प्राचीन काल में थोड़े थोड़ा सा आगे आएंगे, जब उत्तर वैदिक काल में और जब इन्वेडर्स हमारे देश में आना शुरू किए, तो बच्चियों की जो शादी थी, विवाह होता था, बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था। तो बहुत एक लंबा समय ऐसा रहा कि जो हमारे यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी गई। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी गई तो उनकी समझ एक संकुचित रह गई। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्त्री शिक्षा जब बढ़नी शुरू हुई, तो फिर लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आया। अभी तक तो क्या था कि यहाँ पर केवल भाषा शिक्षा की बात है, अब इसमें ये चीज़ भी जुड़ती है, स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा होती है, देखिए बोला जाता है कि मेल और फीमेल के एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है। अगर मेल एजुकेट होता है तो वो केवल अपने आप के लिए एजुकेट होता है, अपनी सराउंडिंग के लोगों को थोड़ा सा अवेयर करेगा। लेकिन अगर एक फीमेल एजुकेट होती है तो आने वाली जनरेशन को उसका फायदा मिलता है, दैट कैन ट्रांसफर टू द कमिंग जनरेशन। तो स्त्री शिक्षा का प्रसार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर आगे हम देखते हैं ये क्या है। अब इसके देखिए जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे उसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जाता है, लेकिन यानी इट इज लेस इम्पोर्टेंट दैट वी कैन से, बट इट इज हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट। तो संयुक्त परिवारों के विघटन, जॉइंट फैमिली जो थे वो डिसइंटीग्रेट, स्प्लिट अप। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो मुझे फिर पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा, जहाँ से हमने बात की थी औद्योगिकरण की और नगरीकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो पहले का जो भारत था, इसलिए ये एक अलग से टॉपिक होता है समाजशास्त्र में, फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, परिवार के बारे में।
तो उसमें एक कॉमन सेंटेंस आता है कि पाश्चात्य देश के जो समाजशास्त्री हैं, जो विचारक हैं, उनके लिए फैमिली, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दो अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। जबकि भारतीय परंपरा में परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली ही होता था, है ना। हमारी फैमिली का मतलब जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रहते थे। लेकिन यह पाश्चात्य अवधारणा आई कि उन्होंने फिर फैमिली को कैटेगराइज किया कि जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो पहले का जो परिवार था, एक परिवार में सभी कोई रहते हैं, इट वॉज अ जॉइंट फैमिली, वो संयुक्त परिवार होता था। अब क्या होता है कि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं और एक कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, तो इसका एक घड़ा टूट के उस जगह चला जाता है, क्योंकि अपने गांव से उस उद्योग वाले स्थान पर रोज आना जाना संभव नहीं है। और वहाँ पे जो नया नया औद्योगिकरण जहाँ पे शुरू हुआ है, जहाँ पे नगरीकरण शुरू हुआ है, वहाँ पे एकोमोडेशन आसान नहीं होता है, महंगा होता है। तो इसके लिए ये संभव नहीं होता है कि पूरी फैमिली को लेते जाए, फैमिली को लेते जाए, फिर बाकी लोगों को अलग काम होती है। तो एक छोटा परिवार अलग होता है। तो ये शुरुआत होती है कि संयुक्त परिवार का विकसन हुआ, द स्प्लिट ऑफ द जॉइंट फैमिली इनटू न्यूक्लियर फैमिली। तो ये यहाँ से जब इधर जाता है, ऐसे ही कोई दूसरा परिवार यहाँ जाता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बनती है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज के मापदंड अलग अलग हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में जाति व्यवस्था का पालन किया जाता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में अब ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखिए न्यूक्लियर फैमिली में वाइफ हस्बैंड दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे का पालन पोषण करना है, घर के काम करने हैं। Somehow they are in need of a maid servant, so whoever comes, they often don't ask about the caste and they deploy them. वो उनको अपने नौकरी दे देते हैं, क्योंकि काम कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather following the caste system। तो ऐसी चीज़ें थी, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसी कई चीज़ें होती थी कि जब जॉइंट फैमिली टूटती है तो जॉइंट फैमिली के नॉर्म्स अलग होते हैं, और जब न्यूक्लियर फैमिली आती है तो उसके नॉर्म्स अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली को सर्वाइव करते हुए जाति व्यवस्था का पालन करना वो आसान नहीं है, तो इसने भी जाति व्यवस्था को कमजोर किया। फिर जातीय पंचायतों का ह्रास, लॉस ऑफ जाति पंचायत। जाति पंचायत क्या होता है? जाति पंचायत बेसिकली किस बात पर आधारित होता है? जहाँ पे थोड़ी यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ पे कॉमन वे ऑफ लाइफ है, यानी वो क्षेत्र कैसा होता है, वो समुदाय होता है। तो जहाँ पे कम्युनिटी होती है, जहाँ पे एक जैसे यानी यूनिफॉर्मिटी है, समाज में एक एकता है, उस समाज में जाति पंचायत अपना काम करती है। सबकी समस्याएं लगभग एक जैसी होती है। लेकिन आप जब नगरीकरण, औद्योगिकरण की बात आती है, तो वहाँ पे समाज अलग प्रकार का होता है, लोगों की रुचियाँ अलग किस्म की होती हैं। तो जब रुचियाँ अलग अलग किस्म की होंगी, जहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो इंडिविजुअल जो उनकी ओपिनियन है, सोच है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे उनकी समस्याएं अलग किस्म की हैं। दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय जाति पंचायत। जाति पंचायत के दिए गए सारे नियमों को मानने के लिए वो अपने आप को बाध्य नहीं पाते हैं। रैदर वो किधर जाते हैं? वो जाते हैं कि अगर हमको कुछ समस्या होगी तो हम फॉर्मल जो सोशल कंट्रोल के मेथड्स हैं, पुलिस है, कानून है, हम उनकी सेवा लेंगे। तो आप देखिएगा कि जाति पंचायत कहाँ पे विद्यमान है? गाँवों में विद्यमान। शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। शहर में अगर होगा भी तो बहुत औसत जो शहर है, मतलब जो छोटे आकार का शहर है, जहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी फीलिंग है, वहाँ पर रहेगा। शहर बड़े होते जाएंगे और जाति पंचायत साइज ऑफ द सिटी। तो जैसे जैसे जाति व्यवस्था, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया, नगरीकरण होता गया, जाति पंचायतों का ह्रास होता गया।
जाति जाति पंचायतें जैसे जैसे खत्म होती गई तो मतलब जाति पंचायत खत्म होती गई, जाति व्यवस्था पे लगाम लगाने का काम जो था वो जाति पंचायत के द्वारा होता था, मोस्टली इनके ऑर्डर्स होते थे। तो एक जो फॉर्मल एजेंसी थी जो जाति व्यवस्था को रिटेन करती थी, बनाए रखती थी समाज में, वो खुद ही अपने अस्तित्व से जुड़ी। तो ये जाति पंचायतों का पास हुआ, लॉस ऑफ द कास्ट, जाति पंचायत ड्यू टू व्हिच द कास्ट सिस्टम वाज बीइंग। इसके बाद जजमानी प्रथा की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ द जजमानी सिस्टम। ये मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, दो ग्रुप, जजमान और कबीर। तो पहले हमारे यहाँ जो सारी व्यवस्था थी उसका मूल आधार था जजमानी व्यवस्था। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे और जो सर्विस होल्ड करते थे उनके बीच में एक सिस्टम बना था, जजमानी व्यवस्था थी। और ये जजमानी व्यवस्था जो थी, जो जजमान और कबीर दो धर्म होते थे, वो फिक्स नहीं थे। एज पर द नीड एनी कास्ट एनी पर्सन कैन बी जजमान और कमीन। उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका पद बदलता था, किसी कार्यक्रम के लिए जजमान होता था, किसी व्यवस्था में वो कमीन होता था। तो चूंकि अब हमारे पास औपचारिक रूप से जो संस्थाएं सामने आती गई, इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि गाँवों में जब विवाह होते थे, गाँव में विवाह के समय हमको जरूरत होती है, ब्राह्मण लाना है, एक बार्बर लाना है, नाई जो कटिंग करता है, बाकी उसके कुछ अलग अलग काम होते थे और अलग अलग किस्म के बहुत सारे ऐसी सेवाएं हमको लेनी पड़ती। अभी क्या होता है कि जब शादी तय होती है, अगर आप मध्यम दर्जे के भी शहर में रहते हैं तो आप यू डोंट नीड टू गो टू कंसल्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर द वर्क और द सर्विसेज, रादर यू जस्ट कंसल्ट आइदर विद द इवेंट मैनेजर, विवाह के भी वेडिंग इवेंट मैनेजर्स होते हैं, और टेंट सिस्टम जो होता है, टेंट में जो क्या होता है टेंट सर्विसेज होती हैं, आप उनको संपर्क करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर गिविंग द एडवर्टीजमेंट, दूल्हा दुल्हन आपका, बाकी सब हमारा है, आपको डेट बता दीजिए, उनकी आपको कैसी सर्विस चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली पे कीजिए, दे विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो ये क्या हो गया कि ये हमारी जो व्यवस्था चलती थी जिससे समाज में बॉन्डिंग बनती थी, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई। ये बहुत अच्छा एक सिस्टम था। जब लोग बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ भी जातीय रूप से मतलब समाज का खंडात्मक विभाजन तो होता है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी तो होता है जाति में, लेकिन सारी जातियाँ अलग अलग यूनिट्स होते हुए भी आपस में जुड़ती हैं और उसको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम होता था जजमानी व्यवस्था का। तो ये व्यवस्था दूसरी औपचारिक संस्थाएं आ गई, देयर आर सम डिफरेंट फॉर्मल एजेंसीज एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन नीड ऑफ दिस जजमानी सिस्टम, जजमान और कमीन। तो ये फिर हो गया नवीन कानूनों का प्रभाव, दिस इज द लास्ट वन। प्रोविजन ऑफ द न्यू लॉज, नए कानूनों का जो प्रावधान हुआ या उसका प्रभाव हुआ। नए कानूनों के प्रभाव ने हमको हमारे सिस्टम को बदला। जो अस्पृश्यता का नियम लाया गया, यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है ना, अनटचेबिलिटी के लिए जो एक अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1955, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया गया। यानी अब किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव करना तो अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए दंड है। हम अपने आर्टिकल में पढ़ते हैं, आर्टिकल 70 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। फिर हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो ऐसे नियम आए, ऐसे कानून आए और उसके बाद हमारे संविधान में प्रोविजन कर दिया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, द इंडिया विच इज कंसीडर्ड एज द सेक्युलर स्टेट।
नए कानून आए तो जाति व्यवस्था लगभग खत्म। अभी भी आप देखिए कि अगर जाति सूचक शब्द से अगर आपने किसी का अपमान किया तो कौन सा एक्ट लगता है? एट्रोसिटी एक्ट लगता है। एट्रोसिटी एक्ट में आप किसी को उसके जाति सूचक शब्द से उसको नीचा दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे समाज में भेदभाव एक समय तक बहुत ज़्यादा था और वास्तव में उस जाति को बहुत ज़्यादा ये भुगतना पड़ा। सरकार ऐसा, लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा न्यूज़ आया है आप लोगों ने देखा कि एक ऐसी महिला जो है, जो दलित समाज की महिला पहली बार भारत की राष्ट्रपति हुई, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सूचक है, एक अच्छी बात है। और दूसरे को जिसको उन्होंने हराया विद द ग्रेटर डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल, सम 35% सीट्स उनको मिले, वोट्स इनको मिले, क्या नाम है, यशवंत सिन्हा को, और 65% वोट चौथी लोगों को। ये एक अच्छा संकेत है जाति व्यवस्था का खाता अब होना चाहिए समय के साथ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं, तो रिलेटेड ऐसी चर्चा कर सकते हैं। आधुनिक व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन? सबसे पहले बात आती है कि ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, द डिक्लिनेशन इन द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण की स्थिति में गिरावट हुई। अब हम ब्राह्मण जाति में जन्म लेने की वजह से सम्मान दें, ऐसा नहीं। हम सम्मान देते हैं जो भी व्यक्ति जो उतना ज्ञान रखता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसको सम्मान। तो ब्राह्मण की जो परंपरागत स्थिति थी उसमें गिरावट आई है। और क्या परिवर्तन आया है? तो जाति संस्करण में परिवर्तन आया है। देयर इज चेंज इन द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में एक्चुअली कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन को फिर से रिलेट करूंगा, एक शब्द जो मैंने अभी में बताया था आपको, संस्कृताइजेशन, संस्कृतीकरण। तो एक जाति संस्करण में परिवर्तन आया है। ये मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट कैसा है? दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने इसकी अवधारणा दी थी कि निचली जाति के लोग अपनी जातीय संस्करण में बदलाव करने की कोशिश में ऊंची जाति के प्रतिमानों को अपनाने का प्रयास करते हैं। ये संस्कृतीकरण कहलाता है। हमने समूह पढ़ा है तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं संदर्भ समूह से, दैट इज द रेफरेंस ग्रुप। वी आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप बट विश टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। हम उस समूह के सदस्य नहीं होते, लेकिन उस समूह का सदस्य होने की आकांक्षा रखते हैं, तो ये रेफरेंस ग्रुप कहलाता है, संदर्भ समूह। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतीकरण जो है, इससे अब लोग कोशिश करते हैं कि जाति व्यवस्था में, मतलब उनकी जाति संस्करण में बदलाव। फिर है पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। अब अगले एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब नाउ देयर इज फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन। नाउ इट इज नॉट डिपेंडिंग उनकी कई अलग अलग प्रकार के धर्म के हो सकता है जो पहले ब्राह्मणों के लिए त्याज्य माना जाता हो सकता है कि वो ब्राह्मण ने जूते की फैक्ट्री खोली, प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उन्होंने उसकी एजेंसी ले ली है, किसी अच्छी कंपनी है उसकी एजेंसी ले ली है, वो उन्होंने उसकी फैक्ट्री शुरू कर दी, या शॉप ओपन कर दिया है, या नाउअडेज इट इज द शॉपिंग मॉल। तो वो कौन सा व्यक्ति किसने शॉपिंग मॉल खोला है, वो किसी भी धर्म का किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो सारे काम उसमें सारी चीज़ें बिकती हैं। तो अब क्या होता है कि आपको अपने पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता है, फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन। आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपने पेशे का चुनाव कर सकते हैं। तो वो अब जाते हैं, ये परिवर्तन आया समाज में। फिर है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, चेंजेस इन द फील्ड इन द फूड हैबिट्स, चेंजेस इन द फूड हैबिट्स। तो भोजन रिस्ट्रिक्शन, चेंजेस इन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड हैबिट। कई प्रकार के नियम थे भोजन से संबंधित। ब्राह्मणों को मांसाहार नहीं करना है, एक सामान्य उदाहरण।
हालांकि एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी, तो उसको तो ये लिखा होता था कि जो आर्य थे वो गौ मांस खाते थे। लेकिन अभी तो बहुत डिस्कशन चल रहा है कि whether that history was not actual what it was to be taught, कि जैसा इतिहास पढ़ाया जाना था वैसा नहीं पढ़ाया गया। तो वो अभी विवाद का विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन खान पान के जो बहुत सारे प्रतिबंध हुआ करते थे उसमें परिवर्तन है, ये अभी वर्तमान समाज में देखने को मिलता है। अब वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसे पहले हुआ। पुराने लोगों को अभी आप कभी बाजार ले जाएं, बूढ़ी माता जी हैं, दादाजी हैं, तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इवन टी। उस होटल में चाय नहीं पीएंगे, पहले वो या होटल में वेटर चाय लेके आए तो इस जाति के हो, पर नाउ आप पूछ ही नहीं सकते हैं ऐसा, हमारे कानून में ऐसा है। और न ही हमारी जो अभी की वर्तमान सभ्यता है, अभी जो आधुनिक समाज में जिसमें हम रहते हैं, उसकी जो संस्कृति है उसमें ऐसा पूछना अच्छा भी नहीं माना जाता। ये चीज़ें तो जरूरी है। तो अब आप खाना खाने जाते हैं अपने परिवार के साथ में, यू नेवर आस्क जो होटल किसका है, जो कुक है वो किस, उसका नाम क्या है, किस कास्ट का है, तो नेवर आस्क। तो भोजन संबंधी ऐसे बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं, अब उसमें जो वो शिथिल हो गए, परिवर्तन आया है। फिर एक परिवर्तन आया है जन्म के महत्व में कमी। इट वॉज द बेस फॉर द कास्ट सिस्टम। If the one who has taken birth in a particular caste remains in that caste till life now, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वो ताउम्र या आजन्म उसी जाति का सदस्य रहता था। अब तो जन्म के महत्व में कमी आ गई। आपने किस परिवार में जन्म लिया है या किस जाति में जन्म लिया है, इसका कोई मोल नहीं। फिर है विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन है। The changes in the marriage related restrictions। तो मैरिज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, देखिए विवाह एक अलग से टॉपिक आता है। विवाह की बातें ऐसी होती थी कि व्यक्ति को कि विवाह के पहले कुछ समाजों में कैसा था कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 7 पीढ़ी में मैच किया जाता था कि इसमें कोई रिश्ता न निकलता हो। एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था। गोत्र मैंने बताया, गोत्र के हम कॉमनली 2 अर्थ उपयोग करते हैं। एक तो हम जिस ऋषि की संतान है उसके एक ऋषि की संतान एक गोत्र के कहलाते थे, या जो अपनी गायों को एक जगह बांधा करते थे वो एक गोत्र के लोग कहलाते थे। तो एक गोत्र में विवाह नहीं होता था, ये नियम भी शिथिल हो गया। तो ऐसे कई नियम थे। उसके बाद फिर हम जाति पे आते हैं, तो जाति से संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस है अब वो शिथिल पड़ते जाते हैं। अभी बड़े शहरों में आप जाइएगा, थोड़े और जो मेगा मेट्रोपॉलिटन्स हैं, सो नाउ इफ दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द, आप बहुत सारे मैट्रिमोनियल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कास्ट नो बार, पहले सब कास्ट नो बार होता था, उपजातीय बंधन नहीं, अब जाति बंधन नहीं। यानी ये लड़के की क्वालिफिकेशंस हैं, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो स्टडी है, जो भी उसका बायोडाटा ये लड़की का मैच करता है, विवाह कीजिए, जाति वाली को। तो ये क्या हुआ कि जो आधुनिक समय आते जा रहा है, जो परिवर्तन आते जा रहा है, तो जाति से जो विवाह के जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसके कमी है। फिर है जातियों के बदलते हुए संबंध। अब जातियों के जो संबंध होते हैं वो आपस में बदलते हैं, क्योंकि अब जातियों का काम कैसा होता जा रहा है, इट इज़ वर्क स्पेसिफाइड। तो वर्क स्पेसिफाइड होता जा रहा है, तो एक्चुअली वो वर्ग में परिणित होते जा रहे हैं कि वर्ग का आधार क्या है, वो ऑक्यूपेशन है, तो उसके आधार पर उनके आपसी संबंध बनते हैं। तो इस प्रकार से तो ये जाति व्यवस्था कॉम्प्लेक्स हमको देखना है वर्ग, और उसके बाद में क्वेश्चन बनता है वर्ग से रिलेटेड। तो अगर आप देखेंगे कि समाज को आगे चलाने के लिए समाज में कुछ डिविजन्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, उसका आधार क्या है? अगर उसका आधार द बेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, द डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, इफ इट इज सोशल,
अगर समाज में समूह के निर्माण का आधार, द बेस्ड ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन इन द सोसाइटी, इफ इट इज कंसर्न्ड विद द सोशल बेस, सो दिस इज गिविंग बर्थ टू कास्ट सिस्टम। इससे जाति व्यवस्था तय होती है क्योंकि उसका सामाजिक आधार है। और अगर आपने इसका आधार आर्थिक बनाया, इकोनॉमिकल फैक्टर इज कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ the society, so this gives birth, this gives rise to class, इससे वर्ग बनता है, इससे बनता है। तो अब हमने इसको तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि वर्ग क्लास क्या है। अगर हमको क्लास को देखना है तो क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट बात आती है, अगेन वन सेकंड, इट इज हाउ टू डिफाइन क्लास। What definition I have given earlier, एक प्रकार की आजीविका या जीविका कमाने वाले लोगों का समूह वर्ग में होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन डिफिनेशन, बट रेदर दैट इफ वी से कि जन्म को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर अगर समाज का वर्गीकरण किया जाता है तो वो वर्ग कहलाता है। Rather birth, if society is categorized on any other basis, so that is known as the class. वो कास्ट कहलाता है, वो क्लास कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने इसके लिए बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टतया आधारभूत रूप में वह एक वर्ग प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, बट रेदर मोर क्लियरली बेसिकली इज अ क्लास एनिमल। सोशल एनिमल और उसको मतलब रेदर मोर क्लियरली एक क्लास एनिमल। तो वर्ग प्राणी, पूरे विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं मिलेगा जहाँ पर वर्ग नहीं पाया जाता। आप किसी भी समाज में जाएंगे आपको वर्ग मिलेगा ही, मतलब जाति को छोड़कर किसी भी दूसरे आधार पर वहाँ पे उस समाज का वर्गीकरण मिलेगा। जाति व्यवस्था अकेले हिंदुस्तान की एक अद्वितीय संस्था है, इट वाज द यूनिक इंस्टीट्यूशन prevailing in India of the world. So caste system basically it is the specialty of India. तो इसीलिए कई विचारकों ने बोला है कि भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ की हवाओं में भी जातियाँ बसती हैं। लेकिन हमने जितनी भी चर्चा की तो आपको बहुत चीज़ें समझ आई होगी कि जाति की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, वो एक फ्लो है। पहले कुछ और था, फिर स्वरूप बदल गया, और अभी हमने चर्चा की कि आधुनिक भारत में अब उसमें और परिवर्तन होते जा रहा है, वो परिवर्तन दिखा। सो अभी जो आधुनिक परिवर्तन में, जो आधुनिक समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो जाति किधर पर शिफ्ट हो रही है, वो वर्ग की तरफ शिफ्ट हो रही है। जब वर्ग को हम थोड़ा समझेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो वर्ग के लिए हम बात करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। The characteristics of social class. इसको बोलते हैं समूहों का उतार चढ़ाव। समूहों का उतार चढ़ाव, इट इज hierarchy of groups. hierarchy of groups. मैंने बताया था कि एक मोबिलिटी जो समाज में कैसी होती है, एक मोबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्षैतिज गतिशीलता। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं,
एक मजदूर एक स्थान से दूसरे, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाता है, एक अलग व्यक्ति है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तो हैं, एक जगह एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं, लेकिन आपका स्टेटस वही है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो मोबिलिटी कैसी हुई? फर्जी है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जिससे आपका स्ट्रेटा बदलता है, स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है, स्ट्रेटा जो होता है, संस्करण जो होते हैं, उसमें बदलाव आता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल उदग्र गतिशीलता। तो जाति व्यवस्था में उदग्र गतिशीलता संभव नहीं होती थी। वर्ग व्यवस्था में समूहों का उतार चढ़ाव, इसमें उदग्र गतिशीलता होती है। द्रौपदी मुर्मू अभी तक पहले एक सामान्य महिला थी, फिर वो राजनीति में आई, उदग्र गतिशीलता हुई, और वो अब राष्ट्रपति बन गई, एक लंबी छलांग हुई। तो उनका जो सोशल क्लास है, आप ये देखिए कि अगर वो पहले यहाँ रही होंगी, पहले यहाँ गई, यहाँ, दिस वाज द प्रोग्रेस एंड सडनली शी रीच्ड टू दिस प्लेस। सो वर्टिकल मोबिलिटी इज पॉसिबल। उनके कास्ट को अभी भी आप देखेंगे, अगर जाति व्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपने कास्ट में ही रहेंगे। अगर समाज अभी हमको जैसा नहीं पता चलता है कि वो दलित है, तो वो उसी तरह की, वो उनकी जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि अब हम वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था, तो समूहों का उतार चढ़ाव होता है सामाजिक वर्ग में। आप अपनी योग्यता में, दक्षता में वृद्धि करके आप बेहतर ऊपर जा सकती हैं, आपकी वर्टिकल मोबिलिटी हो सकती है जस्ट बाय इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी। उल्टा भी होता है, आप नीचे चले आते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, तो उनका जो क्लास है वो नीचे चला गया। एक व्यक्ति जो बहुत मिलियनेयर होता है, करोड़पति अरबपति होता है, और उसको व्यापार में नुकसान होता है या कंगाल घोषित हो जाता है, तो नीचे चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी ने शब्द बोला है उतार चढ़ाव, यानी ऊपर भी जाना संभव है और नीचे भी जाना संभव है, क्योंकि ये वर्ग है। इट इज ओपन सिस्टम, इट इज नॉट क्लोज एज कास्ट। Caste is considered as the closed system and class is considered as the open system. ये खुली व्यवस्था। इसी में हम एक चर्चा और करते हैं, जिसको हमने पिरामिड चर्चा की थी हमने ब्यूरोक्रेसी में। अमूमन वर्ग में क्या होता है कि ऊंचे स्थान पर कम लोग होते हैं, यहाँ पे लोग कम होते हैं, इनके पास पावर ज़्यादा होता है, तो इनकी व्यक्ति कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ पीपल बट मोर पावर, इनकी शक्ति अधिक होती है। जब आप निचले क्रम में आते हैं तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, इसमें व्यक्ति अधिक होते हैं और इनकी शक्ति कम है। ये भी समाज में एक प्रकार का शक्ति संतुलन होता है। इट इज द बैलेंस ऑफ पावर इन द सोसाइटी दैट कैन बी अंडरस्टूड विद दिस पिरामिड। तो ये कहलाता है एक वर्ग के लोगों की परिस्थिति जो होती है वो एक जैसी होती है। यहाँ पे अगर हमने इसको परिस्थिति बताया, अगर ये वाला जो स्ट्रेटा है तो इसमें जितने लोग आएंगे सबका स्टेटस एक जैसा होगा, और ऊपर आएंगे वी ऑल आर द ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इक्वल स्टेटस। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इट इज द इक्वल स्टेटस, मतलब दोज आर बिलोंगिंग टू द सेम क्लास आर हैविंग द इक्वल स्टेटस। ये कहलाया समान परिस्थिति। एक परिस्थिति के रहने, एक वर्ग में रहने वाले लोगों की परिस्थिति एक जैसी होती है। परिस्थिति का नॉर्मली हम जब बात करते हैं निर्धारण क्या होता है, स्टेटस कैसे बनता है, उसके आधार क्या हो सकते हैं, स्टेटस बनाने के आधार क्या हो सकते हैं। कॉमनली अगर बहुत बात करें आप भी समाज में, तो
परिस्थिति के आधार द बेसिस ऑफ द स्टेटस संपत्ति द एसेट विच आर हैविंग शक्ति द पावर और शिक्षा, ये तीन चीजें होती है मुख्यतः। वैसे इसके आधार और भी कई चीजें होती है। तो ये परिस्थिति को निर्धारित करते हैं कि आपकी संपत्ति कैसी है, आपकी शक्ति कैसी है और आपकी शिक्षा कैसी है। जिसके पास शक्ति ज़्यादा होगी उसका स्टेटस हायर होगा, जिसके पास वेल्थ ज़्यादा होगा उसका स्टेटस हायर होगा, जो वेल क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड है। तो ये इसके मुख्यतः आधार होते हैं। अगर बाकी की बात करेंगे कि बाकी की अगर हम बात करते हैं कि व्यवसाय कैसा है, किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो एक प्रकार का जो हमारे कॉमन तरीका है वर्ग को मापने का। दूसरा होता है कि उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा कैसी है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा मतलब ये होगा कि कई बार आप देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी की मान लीजिए बहुत अच्छी अगर इनकम होगी तो एक वर्ष में 6 लाख रुपए होगी, 7 लाख रुपए होगी, 8 लाख रुपए होगी। उसी के सामने एक व्यक्ति रहता है जो कबाड़ का काम करता है, ठीक है, और उसकी इनकम 15 लाख रुपए है, लेकिन समाज में परिस्थिति किसकी ऊंची कहलाएगी? जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है। तो केवल संपत्ति होना एकमात्र आधार नहीं होता है परिस्थिति का। संपत्ति यानी किस प्रकार से अर्जित की गई, व्यवसाय का तरीका क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये तो समान परिस्थिति तो बनती है, मतलब ये मुख्य आधार मैंने बोला कि संपत्ति है, शक्ति है, शिक्षा है और इसके अलावा दूसरे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन उसको मिलाकर एक वर्ग में जो लोग आते हैं उनकी प्रतिष्ठा एक जैसी। अगला इसमें आता है ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ऊंच नीच की भावना यानी हम बोलते हैं द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। तो इसमें क्या होता है, एक वर्ग के लोग अपने वर्ग के प्रति एक चेतना पाई जाती है। इसमें अलग अलग क्लास के लोग हैं, तो एक वर्ग जो ऊंचे वर्ग में है नीचे वाले वर्ग के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे होली का त्यौहार है, आप सब होली मनाते हैं, थोड़ा सोच के देखिए कि यहाँ के जितने IAS अधिकारी हैं वो किसके साथ होली खेलते होंगे। इट्स अ रियल क्वेश्चन, आप लोग सोच के देखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। उनके स्टेटस के लोग कितने होंगे यहाँ पे? कलेक्टर एक होंगे, यस, वही आंसर नाम से कि जो एक कलेक्टर वहाँ पे क्या होता है कि अमूमन एक आदेश आता है तो सारे अधिकारी वहाँ इकट्ठे हम लोग होली मनाएं। इट इज ये क्या कहना चाहिए, उनकी बाध्यता है यार बहुत पाई जाए कि वो अपने अधिकारी वर्ग के साथ ही खेल सकते हैं। तो क्योंकि वो दूसरे के साथ में नहीं खेल सकते हैं, दे विल नॉट कीप असाइड देयर द क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना जो होती है उनके अपने वर्ग के प्रति होती है, तो वर्ग के साथ। फिर आपको ऐसा पता चलेगा कि जब IAS अधिकारी जब मिलते हैं आपस में, तो जो डिप्टी कलेक्टर होता है उसको फिर किनारे भेज देते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि वो उनसे एकदम पीछे होते हैं। तो ये एक क्लास कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो वर्ग चेतना में ऐसा होता है कि वो चाहे जिस भी आधार पर अलग अलग वर्ग बनते हैं समाज में, तो एक वर्ग में अपने वर्ग के लोगों के प्रति कॉन्शियसनेस पाया जाता है, चेतना पाई जाती है, निचले वर्ग के प्रति उनके मन में थोड़ी उनके साथ द्वैत दर्जा का व्यवहार करते हैं और स्वयं को सुपीरियर समझते हैं। तो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी इट इज वेरी कॉमन, जैसा कास्ट सिस्टम होता है यहाँ पर सिमिलैरिटी। तो इसी को बोलते हैं, इसी को दूसरे तरीके से एक और पॉइंट ले सकते हैं, वर्ग चेतना। यानी
क्लास कॉन्शियसनेस, कि अपनी वर्ग के प्रति एक कॉन्शियसनेस पाया जाता है, एक विशेष चेतना पाई जाती है। और अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी को आप एक पॉइंट और बना लेते हैं, सीमित संबंध, लिमिटेड रिलेशंस। Now they are having very limited relation which is binding them to be open with the members of their class only, सीमित संबंध, लिमिटेड रिलेशंस। तो अपने समूह के, अपने वर्ग के लोगों के साथ ही उनकी चेतना मैच करती है, मिलती है, तो उनके सीमित संबंध। देखिए यहाँ पे अंतर आता है, जब हम कास्ट सिस्टम में बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम में भी ये हो सकता था, लेकिन एक जो बहुत अच्छी व्यवस्था उनको जोड़ती थी वो व्यवस्था थी जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था इसका तोड़ थी, इसका इलाज थी। वो उनको आपस में, उनको मालूम होता था कि कल को मुझे भी इसका संबंध जरूरत पड़ेगी, इसको सेवाएं देनी पड़ेगी और इसकी सेवाएं लेनी पड़ेगी, तो समाज में एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन होता था ड्यू टू जजमानी सिस्टम। दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द सिस्टम। इसके बाद है फिर मुक्तवाद, ओपननेस। तो वर्ग का मतलब है ओपननेस है। अभी आपका जो भी स्टेटस है, आप तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, सफलता हासिल करते हैं और आप फिर उस क्लास में शामिल हो जाते हैं, आप बड़ी आसानी से उसको। तो यहाँ पे आपके साथ जाति जैसी क्लोजनेस नहीं है, इट इज नॉट क्लोज सर्कल दैट प्रोहिबिट यू टू चेंज योर स्टेटा। हियर द सिस्टम इज वेरी ओपन, just with your talent and ability you are capable of changing your strata from the lower strata to higher strata. You can be included there, you can move there. आप एक अपने गुणों में, योग्यता में वृद्धि करके आप ऊंचे संस्करण में, ऊंचे सामाजिक वर्ग में सदस्यता ले सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मुक्त, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। हम बोलते हैं कि जाति मतलब बंद व्यवस्था है और वर्ग जो है वो खुली व्यवस्था है। फिर इसमें जन्म का महत्व नहीं हो गया, जन्म का महत्व नहीं, there is no importance of the birth, what is important, and इसको लिखिए no emphasis on birth, no emphasis on birth, that is better word। तो जन्म का तरीका, जन्म का महत्व नहीं होता, यानी आपने किस जाति में जन्म लिया है ये महत्व नहीं होता है कि आपने किस वर्ग में लिया है, आपको स्ट्रगल करना होगा। हाँ, इसमें हमको आगे एक बात मिलती है, इस मतलब हमने बोला कि जन्म का महत्व नहीं है, इम्फेसिस जन्म पे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लाइफ चांसेस, जीवन के जो अवसर होते हैं वो जो उच्च वर्ग में जन्म लेता है उसके पास ज़्यादा मौके होते हैं। बात समझ आए? तो इनके पास जीवन अवसर यानी लाइफ चांसेस, आपने ऊंचे वर्ग में जन्म लिया तो आपके पास जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा विकल्प मौजूद होंगे। अंबानी फैमिली का कोई बेटा है, you don't have to start preparing for the civil services, उसके पास जीवन के दूसरे अवसर मौजूद है। तो even though if he is to start the business, he may get all the idea and have the experience from his own family, from the family business, and he may start he might be starting the business at higher level। तो उनके पास लाइफ चांसेस बेहतर हो जाएंगे। आपने अपने जिस फैमिली को आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये स्टेटस मिला। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमको ये भी नहीं मिलता है, बच्चे अभी स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। Where I am posted, so where most of the students they are coming to the school and they are the first generation learner। उनकी पीढ़ी में आज तक कोई विद्यालय ही नहीं गया था, तो उनके पास लाइफ चांसेस कम हो। जिस पीढ़ी ने मेहनत किया है तो उनके आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। तो ये वर्ग व्यवस्था की बात होती है। उसके बाद फिर होता है इट इज कंप्लीटली अचीव्ड,
ये पूर्णतया अर्जित व्यवस्था होती है। कंप्लीटली अचीव्ड स्टेटस। अंबानी के फैमिली के बच्चे को बेहतर जीवन अवसर मिल सकता है, लाइफ चांसेस मिल सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वर्ग व्यवस्था में नीचे चला जाएगा। धीरू भाई अंबानी हैड स्टार्टेड हिज बिजनेस, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उसके बाद दुबई गए, उन्होंने पैसा कमाया। उन्होंने बोला जाता है कि समाज आगे बढ़ जाए, कि सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे सिद्धांत हो जाए, कि जो ये देख पाता है कि आने वाला समय किस चीज़ का है वो आगे बढ़ जाता है। उन्होंने देखा कि अभी जो आने वाला समय है वो कॉटन इंडस्ट्री का है, क्लॉथ इंडस्ट्री का है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। उसके बाद उनके बाद वाली जनरेशन ने देखा कि आने वाला समय जो है तो किसका है, पेट्रोकेमिकल्स का है। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स कहाँ डाला। फिर उन्होंने देखा कि आने वाला समय जो है वो कम्युनिकेशन का है, तो रिलायंस, जियो, आपने जितनी चीज़ें देखी। फिर उन्होंने देखा कि अभी आने वाला समय किसका है, तो आगे उन्होंने ऐसे अब पावर पे गए, पावर जनरेशन पे गए, तो वो ग्रोथ करता है। लेकिन कई समाज में आप देखते हैं कि अभी यहाँ देखें कि धीरू भाई अंबानी ने जिस काम को जहाँ तक बढ़ाया, उनके बेटों में से एक बेटे ने उस बिजनेस को और आगे बढ़ाया है, और एक थोड़ा एवरेज बना। दोनों में डिफरेंस आता है। तो ये वर्ग व्यवस्था है, ये खुला मैदान है। जिसके पास टैलेंट होगा वो आगे जाएगा, जिसके पास टैलेंट नहीं होगा वो नीचे आएगा। तो जीवन अवसर तो बेहतर मिलता है उनको, लेकिन ये पूर्णतया अर्जित है। आप इसको अचीव करेंगे, जहाँ से आपको मिला उसके आगे आप कितना अचीव करते हैं या फिर है कुछ चीज़ें होती हैं कि जो वर्ग के निर्धारण का आधार बनती हैं। दे आर हैविंग सर्टेन कॉमन वे ऑफ लाइफ। आपको वर्ग की कुछ वस्तुपरक विशेषताएं होती हैं। आप वर्ग के लोगों को कैसे पहचानते हैं कि उनके मकान का प्रकार कैसा होगा, वो उनके रहन सहन का तरीका कैसा होगा, उनके बोलचाल का तरीका कैसा होगा, उनके मोहल्ले का प्रकार, द टाइप ऑफ द लोकेलिटी वेयर दे आर रिसाइडिंग। So that is also an important factor determining the class of the people. ये वर्ग की वस्तुपरक विशेषताएं। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि वर्ग की अनिवार्यता होती है। मतलब वर्ग की अनिवार्यता मतलब होती है कि ये इट इज अ काइंड ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ द क्लासेस। यू कैन नॉट डिनाई क्लास। आप किसी न किसी क्लास के मेंबर होते ही हैं, आपका जो स्टेटस होता है। तो वर्ग की जो व्यवस्था होती है वो अनिवार्यता पैदा हो जाती है। आप किसी न किसी वर्ग के सदस्य बनते हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं हुई वर्ग के बारे में। आज हम लोग यही तक करते हैं। कल हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जातीय वर्ग में अंतर पे, और कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक छोटा सा चैप्टर है संस्कृति और व्यक्तित्व। ये टॉपिक यहाँ से पूछा गया, इसके बाद रिसर्च कर। ठीक, कोई क्वेश्चन है?